हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो यह लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम लोग एक्सरे पढ़ा रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर वालों के लिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम रहेगा। ठीक है, और जो डाउने एंड हंट लॉ बोलते हैं वो भी इसके अंदर समझेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डुआने एंड हंट लॉ। डुआने एंड हंट्स लॉ। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बेसिकली इसमें एक ग्राफ होता है जो कि इंटेंसिटी और जो हम लोग वेवलेंथ निकाले हैं, या फिर जो एक्स किरण की वेवलेंथ और जो इंटेंसिटी होता है उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक ग्राफ होता है। ठीक है, और ग्राफ में ही क्या होता है, एक फार्मूला जनरेट होता है, उसी को ही बोलते हैं डुआने एंड हंट लॉ। ठीक है, इस जो ग्राफ है इसका सबसे पहले खोज डुआने एंड हंट ने किया था, तो इसी के नाम पर ही वो लॉ है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो जो कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है इसको हिंदी में अविरत एक्सरे स्पेक्ट्रा भी बोल सकते हो। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, अविरत या सतत। ठीक है, कंटिन्यूअस एक्स किरण वर्णक्रम, हिंदी में भी लिख दिए। तो देखो इसमें होता क्या है, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कुलिज नलिका द्वारा एक्स किरण उत्पन्न करना। ठीक है, तो उस एक्सपेरिमेंट से जो एक्स किरणें निकल रही थी वो एक्स किरणें की तीव्रता, इंटेंसिटी और वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, उन दोनों के बीच में ग्राफ खींचा गया। जैसे जैसे वोल्टेज का मान हम लोग बढ़ाते गए तो जो वोल्टेज का मान बढ़ा रहे थे तो जो एक्स किरणें निकल रही थी उन दोनों के बीच में तीव्रता और तरंग दैर्घ्य के बीच में ग्राफ खींचे। तो जो ग्राफ प्राप्त हुआ वो कंटिन्यूअस प्राप्त हुआ, सतत प्राप्त हुआ, अविरत प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उसी बेस पर ही कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम का ये टॉपिक है। और इस जो स्पेक्ट्रम है इसकी खोज डुआने एंड हंट ने सबसे पहले किया था, इसलिए उन्हीं के नाम पर ये लॉ रख दिया गया, डुआने एंड हंट लॉ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो ग्राफ जो जनरेट हुआ था उसको मैं पहले बनाता हूँ, फिर ग्राफ से ही हम लोग उसको समझेंगे कि इनमें कौन कौन से क्या क्या मान में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पॉइंट के रूप में समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। उसके बाद फिर देख लेंगे, उसका एक्सप्लेन कर देंगे कि ग्राफ में क्या क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ में क्या क्या रहेगा। तो देखो ग्राफ, ठीक है, ये एक साइड का हो गया, ये दूसरा साइड का हो गया। इस साइड क्या रहता है, तरंग दैर्घ्य रहता है, वेवलेंथ। ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं लैम्डा से, इधर लैम्डा का मान बढ़ते जाएगा। इस साइड जो रहेगा इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये जो है इस साइड रहेगा तीव्रता, जो एक्स किरणें हमको प्राप्त हो रही थी उसकी तीव्रता या इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये इधर इंटेंसिटी बढ़ते जाएगा। अब इसका थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 0.2 वेवलेंथ रहेगा, यहाँ पे 0.4। ठीक है, इतने ही डिस्टेंस में 0.6 और यहाँ पे 0.8 और यहाँ पे 1.0, इधर 1.2। ठीक है, ये तरंग दैर्घ्य का पैमाना हो गया। इधर भी हम लोग बना देते हैं इंटेंसिटी, इधर 2 ले लेते हैं, उसके बाद यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ ले लेंगे 6, यहाँ ले लेंगे 8 और यहाँ ले लेंगे 10। ठीक है, तो देखो जो ग्राफ प्राप्त हुआ था वो कैसे हुआ था। तो ग्राफ जो प्राप्त हुआ था वो कंटिन्यूअस प्राप्त हुआ था, मतलब पहले क्या होते गया, ऐसे बढ़ते गया,
फिर कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा, अगर ये वोल्टेज जो तरंग दैर्घ्य है उसका मान यदि कम करेंगे तो जो ग्राफ प्राप्त हुआ वो कैसे हुआ, 1 मिनट, ये 8 है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा। फिर इसका मान और कम किए, ठीक है, ये इसको थोड़ा अच्छे से बना लेना, ये कुछ इस टाइप से हुआ, मतलब एक कर्व के रूप में प्राप्त हुआ, ठीक है। और यदि और कम कर देंगे तो ये कुछ इस टाइप से प्राप्त होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाने दो। ठीक है, तो इस टिप से कुछ हम लोग का ग्राफ प्राप्त हुआ, जिसमें जो सबसे कम वोल्ट का था वो 10 किलो वोल्ट का हम लोग यहाँ पे प्राप्त हुआ। इसमें 20 किलो वोल्ट रख दिए, इसमें 30 किलो वोल्ट रख दिए, और इसमें विभव का मान 40 किलो वोल्ट रख दिए, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ ग्राफ बना था। अब इस ग्राफ में क्या करेंगे, हम लोग बारी बारी से ग्राफ को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि ग्राफ में कौन कौन पॉइंट में क्या क्या निकल रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर से पॉइंट बना बना के लिखते जाता हूँ, जिससे आपको क्या है एग्ज़ाम में आसानी हो ग्राफ को समझने में, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पहला पॉइंट, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या प्राप्त हुआ, तो देखो जो एक्स किरणें की तरंग दैर्घ्य है लैम्डा और इंटेंसिटी दोनों के बीच में जो ग्राफ प्राप्त किए वो क्या हो रहा है, एक अविरत ग्राफ प्राप्त हो रहा है। मतलब अविरत मतलब कंटिन्यूअस, ठीक है, कंटिन्यूअस प्राप्त हो रहा है, कहीं पे भी कट नहीं रहा, देख लो। तो ये जो ग्राफ प्राप्त हो रहा है इंटेंसिटी और तरंग दैर्घ्य के बीच में, वो क्या हो रही है, कंटिन्यूअस प्राप्त हो रही है, अविरत या सतत प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहला पॉइंट बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई और लैम्डा के मध्य अविरत वक्र प्राप्त होता है, वक्र प्राप्त होता है। जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, तो दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, ये क्या है, विभव का मान है, विभवांतर, जो हम लोग कुलिज नलिका में विभवांतर प्रोवाइड करा रहे थे उसका मान है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, जो ये लैम्डा का मान है वो क्या होने लग रहा है, कम होने लग रहा है। जैसे देखिए 10 वोल्ट में क्या हो रहा है, 0.6 लैम्डा आ रहा है, 20 वोल्ट में क्या हो रहा है, 0.4 से कुछ कम आ रहा है, 30 वोल्ट में क्या हो रहा है, 30 किलो वोल्ट में क्या हो रहा है, और कम आ रहा है, 40 किलो वोल्ट में क्या हो रहा है, लैम्डा का मान और कम हो जा रहा है। तो बोलने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, हिंदी में त्वरण विभव ऐसा बोल सकते हो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इसका मान जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते जाएंगे, जो लैम्डा का मान है, जो तरंग दैर्घ्य का मान है, वो क्या होने लगती है, कम होने लगती है। और जो कम हो रही है, जिस पॉइंट पर ये आ रही है, इसी को हम लोग लैम्डा मिनिमम बोल सकते हो, ठीक है। अगर इससे कम का हम लोग इससे कम का लैम्डा में क्या होगा, एक्स किरणें प्राप्त नहीं होगी। ये क्या है, लैम्डा मिनिमम का मान है। अगर इससे भी कम तरंग दैर्घ्य हुआ, उससे भी कम लैम्डा का मान हुआ, तो हमको एक्स किरणें प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जैसे लिखना चाहोगे तो v का इसको, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हो, लैम्डा मिनिमम से कम वेवलेंथ में, ऐसा बोल सकते हो, लैम्डा मिनिमम से कम तरंग दैर्घ्य करने पर एक्स किरणें प्राप्त नहीं होती, ठीक है। मैं जो है ना मेन पॉइंट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा नहीं लिख रहा हूँ। पूरा तो 2-3 लाइन में आप आराम से लिख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, लैम्डा का मान कम होते जाता है, और लैम्डा मिनिमम का मान में ही हमको एक्स किरणें प्राप्त होती है। लैम्डा मिनिमम के मान से यदि हम लोग तरंग दैर्घ्य को और कम कर दें तो वहाँ पे एक्स किरणें प्राप्त नहीं होती, ठीक है। ये पूरा सेंटेंस रहेगा, इसको जब एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और बुक से देखोगे ना तो उसमें पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट टर्म में याद कराने के लिए कम लिख रहा हूँ, ठीक है।
एक्स किरणें प्राप्त नहीं होती। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या बोल सकते हो? तीसरा पॉइंट ये बोल सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, पहले 10 किलोवोल्ट, फिर 20 किलोवोल्ट, 30 किलोवोल्ट, 40 किलोवोल्ट, ठीक है, अलग अलग हम लोग मान रख के देखते जाते हैं क्या ग्राफ आता है। तो यदि हम लोग जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, जो एक्स किरणें की तीव्रता है, ठीक है, एक्स किरणें की तीव्रता भी क्या हो रही है, वैसे वैसे ही बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्स किरणें की जो तीव्रता मैक्सिमम, तो ये कुछ यहाँ पास आ रही है 2 से थोड़ा सा कम। इसके बाद यहाँ पे क्या हो रही है, और थोड़ा सा जब बढ़ रही है, जैसे हम लोग यहाँ पे विभव का मान बढ़ा दिए, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखना इसको बनाना चाहूँ तो ये 2 और 4 के बीच में आ रहा है ना, मतलब लगभग लगभग 3 के आसपास आ रहा है। तो विभव का मान क्या हो रहा है, तीव्रता का मान क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। जैसे यहाँ पे रखूँ तो मैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 और 8 के मतलब 7 के आसपास आ रही है, ठीक है, तीव्रता। और यहाँ पे मैं जैसे निकालना चाहूँ तो ये कुछ 10 के आसपास आ रही है ना। तो जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जा रहे हैं, जो एक्स किरणें की तीव्रता है उसका मान भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो एक पॉइंट बोल सकते हो ग्राफ में, v का मान बढ़ाने पर, v का मान बढ़ाने पर एक्स किरणें की तीव्रता भी बढ़ती जाती है, एक्स किरणें की तीव्रता बढ़ती जाती है। ये तीसरा पॉइंट बोल सकते हो। चौथा पॉइंट देखो क्या बोल सकते हो, चौथा पॉइंट ऐसा बोल सकते हो कि जो लैम्डा मिनिमम का मान है, तरंग दैर्घ्य मिनिमम का मान है, ये भी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे ये वाला पॉइंट में क्या बोले हम लोग, v का मान बढ़ाते जाते हैं, v का मान जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं, इंटेंसिटी भी बढ़ते जा रही है। उसी प्रकार लैम्डा का भी हम लोग संबंध निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पे 10, 20, 30, 40 बढ़ाते जा रहे हैं, तो जो लैम्डा मिनिमम का मान है ये भी क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। कैसे? जैसे यहाँ पे विभव का मान क्या है, 10 किलोवोल्ट है, तो इसमें लैम्डा मिनिमम का मान कितना आ रहा है, देखो इसके लिए तो ये लैम्डा मिनिमम है ना, ये भी लैम्डा मिनिमम है। तो 10 किलोवोल्ट के लिए लैम्डा मिनिमम का मान कितना आया, 0.6 आया। और यदि 20 किलोवोल्ट कर दिए तो यहाँ पे जो आ रही है लैम्डा मिनिमम हो जाएगा इसके लिए। तो 20 किलोवोल्ट कर दिए तो लैम्डा मिनिमम का मान 0.4 आया। यदि हम लोग 30 किलोवोल्ट कर दिए तो लैम्डा मिनिमम का मान कितना आ रहा है, लैम्डा मिनिमम का मान 0.2 से 0.4, लगभग लगभग 0.3 के आसपास आ रहा है। और 40 किलोवोल्ट कर दिए तो लैम्डा मिनिमम का मान कितना आ रहा है, 0.2 आ रहा है। मतलब कि ये है कि जैसे जैसे हम लोग वोल्ट को बढ़ाते जाते हैं, विभवांतर को बढ़ाते जाते हैं, एक्सेलरेटिंग विभव को बढ़ाते जाते हैं, तो जो एक्स किरणें का जो तरंग दैर्घ्य है वो भी क्या होती जाती है, कम होते जाती है। अब एक्स किरणें की तरंग दैर्घ्य कम होते जा रही है, इसका मतलब क्या है कि हमको ज़्यादा अच्छी, मतलब ज़्यादा अच्छी वाली एक्स किरणें प्राप्त हो रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी वाले एक्स किरणें प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे विभव का मान बढ़ाते जाते हैं तीव्रता बढ़ती जाती है, लेकिन लैम्डा मिनिमम कम होती जाती है। जाहिर सी बात है, पहले बता चुका हूँ, जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी लैम्डा मिनिमम का मान, मतलब लैम्डा का मान उतना ही कम होती जाती है, तरंग दैर्घ्य का मान कम होती है। कम तरंग दैर्घ्य वाला एक्स किरणें जो होती है उसकी तीव्रता ज़्यादा अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे जैसे v का मान बढ़ाते जाते हैं, तो मैं पूरा लिख देता हूँ, v का मान बढ़ाने पर, v का मान बढ़ाने पर एक्स किरणें की ऐसा बोल सकते हैं, v का मान बढ़ाने पर लैम्डा मिनिमम का मान कम होते जाती है, कम होते जाती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट बोल सकते हो ग्राफ में। पांचवा पॉइंट क्या बोल सकते हैं ग्राफ में, पांचवा पॉइंट ये बोल सकते हो कि जैसे हम लोग प्रत्येक त्वरक विभव पर या प्रत्येक वोल्ट पर जो लैम्डा मिनिमम का मान है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो भी प्रत्येक त्वरक विभव का मान कम करते जाने पर, घटते की ओर आने पर, जैसे यहाँ पे इतना मान है त्वरक विभव का मान 10 किलोवोल्ट है,
यहाँ पे 20 किलो वोल्ट है, तो उसका मान कम करने पर जो तरंग दैर्घ्य का मान है, वेवलेंथ का मान है, उसको कम की ओर आने पर क्या होती है, सबसे पहले ग्राफ क्या होने लग रही, वो जैसे एक ठोक एग्जाम्पल को समझो, इसका समझ लो जैसे, ठीक है। तो इसमें क्या हो रही है, हम लोग अधिक तरंग दैर्घ्य से कम तरंग दैर्घ्य की ओर आएंगे तो ग्राफ क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिस पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, अधिकतम हो रही है। किसी एक पॉइंट, किसी एक तरंग दैर्घ्य के रिस्पेक्ट में इंटेंसिटी सबसे अधिक हो रही है, और यदि उसके जो इंटेंसिटी प्राप्त हो रही है, मान लो ये जो बड़ा वाला जो है, इसकी इंटेंसिटी इस पॉइंट पर प्राप्त हो रही है, लगभग 0.612 ऐसे समझ लो, 7 से तो कम ही है। तो इस पॉइंट पर क्या हो रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो रही है। अगर इससे भी और कम तरंग दैर्घ्य करें और भी इधर आएँ तो क्या हो रही है, जो वक्र है वो क्या हो रही है, घटते जा रही है, और लैम्डा मिनिमम पर क्या हो जा रही है, रुक जा रही है। यदि हम लोग लैम्डा मिनिमम से और इधर आएँ और कम करें तो हमको एक्स किरणें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। यहाँ इसके बाद क्या हो जा रही है, शून्य हो जा रही है एक्स किरणें की जो लैम्डा मिनिमम का मान है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हमको एक्स किरणें प्राप्त होगी, उससे भी कम आएंगे तो लैम्डा मिनिमम से भी कम आएंगे तो हमको एक्स किरणें प्राप्त नहीं होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, प्रत्येक त्वरक विभव पर लंबी तरंग दैर्घ्य से छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर, लंबी तरंग दैर्घ्य मतलब इधर की बात कर रहे हैं, जिसका लैम्डा का मान ज़्यादा है उसको लंबी तरंग दैर्घ्य, और जब इधर आते जा रहे हैं तो छोटी होती जा रही तरंग दैर्घ्य का मान। प्रत्येक विभव पर लंबी तरंग दैर्घ्य से छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर, छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर क्या होती है, जो इंटेंसिटी है वो क्या होने लग रही है, बढ़ने लग रही है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर इंटेंसिटी, एक्स किरणें की इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, तथा किसी एक लैम्डा के फिक्स मान पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो जाता है। इंटेंसिटी का मान, इसको समझाते हैं थोड़ा सा और अच्छे से, इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो जाता है। यदि तरंग दैर्घ्य का मान और छोटी करें, कमान और छोटी होने पर जो तीव्रता है वो घटकर शून्य हो जाती है, ठीक है। छोटी होने पर तीव्रता या इंटेंसिटी, ठीक है, कहीं पे हिंदी कहीं पे इंग्लिश हो जा रहा है तो समझ में आ जाएगा, तीव्रता घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट बोल सकते हो। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं। प्रत्येक विभव देख लो, हर जगह में ऐसी हो रहा है कि लंबी तरंग दैर्घ्य से छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर इंटेंसिटी बढ़ने लगती है, ठीक है। जैसे ये वाला पॉइंट ले रहे हैं तो ये इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हर जगह हर ग्राफ में देख लो, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है, इसमें भी बढ़ रही है। कि लैम्डा के किसी एक फिक्स मान पर, जैसे यहाँ पे 0.8, लैम्डा के किसी फिक्स मान पर इंटेंसिटी क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। जैसे ये लैम्डा मिनिमम का मान है तो इसको आप लोग इसको आई मैक्स बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्स हो रही है, इसको भी बोल सकते हो आई मैक्स। इसके लिए ये हो जाएगा आई मैक्स, इसके लिए ये हो जाएगा आई मैक्स, ठीक है। तो छोटी तरंग दैर्घ्य की ओर आने पर जो लैम्डा का जो इंटेंसिटी है उसका मान बढ़ते जा रही है, और एक फिक्स पॉइंट पर
एक फिक्स तरंग दैर्ध्य पर इंटेंसिटी का मान अधिकतम होती है। अगर इस फिक्स पॉइंट से भी इस 0.8 लैम्डा जैसे इसमें समझ लो, तो 0.8 लैम्डा से भी हम लोग और कम आते हैं इधर, तो इंटेंसिटी क्या होने लगती है, तेज़ी से घटकर शून्य हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखा गया है। तथा एक लैम्डा के फिक्स मान पर इंटेंसिटी का मान मैक्सिमम हो जाता है, और यदि तरंग दैर्ध्य का मान और छोटी होने पर तीव्रता घटकर शून्य हो जाती है। यहाँ पे भी देख लो, इंटेंसिटी का मान बढ़ते जा रहा है एक फिक्स पॉइंट पर, इस वाले फिक्स पॉइंट पर, फिक्स पॉइंट मतलब लैम्डा का फिक्स मान पर इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इससे भी और छोटी होने पर और भी तरंग दैर्ध्य कम करने पर तेज़ी से घटकर, जैसे यहाँ पे तो थोड़ा ग्राफ बन रहा है, ठीक है, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तेज़ी से घटकर इंटेंसिटी का मान शून्य हो जाता है। तो ये इस पॉइंट पर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। एक पॉइंट और बोल सकते हो लास्ट 6वां पॉइंट, उसको भी मैं बता देता हूँ। देखो, जो 6वां पॉइंट है उसको क्या बोल सकते हो, जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग त्वरक विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, वोल्टेज का मान बढ़ाते जाते हैं, तो जो आई मैक्स का मान है, आई मैक्स मतलब इंटेंसिटी का जो अधिकतम मान है आई मैक्स, उसका मान कम तरंग दैर्ध्य की ओर खिसकते जाता है। कैसे, जैसे यहाँ पे 10 किलो वोल्ट रखे, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें आई मैक्स कहाँ पे आ रहा है, 0.8 पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग 20 किलो वोल्ट कर दिए, विभव का मान बढ़ा दिए, तो बताओ अब आई मैक्स का मान कहाँ पे आ रहा है, कुछ यहाँ पास आ रहा है, मतलब इससे तो कम ही आ रहा है। इसका तो 0.8 पर आ रहा था, इसको मान लो 0.7 मान लो, इन दोनों के बीच में है, तो 0.7 पर आ रहा है। और मान लो वोल्ट को बढ़ाते हैं, अब 30 कर दिए, तो 30 कर दिए, तो आई मैक्स का मान कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है 0.612, मतलब और कम हो गया लैम्डा का मान। यदि हम लोग और विभव को बढ़ाते हैं, 40 किलो वोल्ट करते हैं, तो इसके लिए आई मैक्स का मान कहाँ पे आ रहा है, उसके रिस्पेक्ट में जो तरंग दैर्ध्य का मान कितना है, तो ये 0.6 से थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये बोलने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, त्वरण का मान बढ़ा जाते हैं, त्वरक विभव का मान बढ़ाते जाते हैं, तो जो आई मैक्स के मान के संगत जो लैम्डा का मान है वो भी क्या होने लगती है, कम होने लगती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, विभव का मान बढ़ाने पर, विभव का मान बढ़ाने पर आई मैक्स के संगत, आई मैक्स के संगत लैम्डा का मान या लैम्डा मिनिमम का मान, ठीक है, आई मैक्स के संगत लैम्डा मिनिमम का मान कम होते जाती है, कम होते जाती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 6 पॉइंट है हमारी इस ग्राफ में। ठीक है, आपको हर एक पॉइंट में बारीकी से समझा दिया हूँ कि कौन कौन कैसे कैसे बनेगा। एक पॉइंट और बोल सकते हो जो कि थोड़ा सा अलग है, जैसे कि जो एक्स किरणें की जो तरंग दैर्ध्य है, लैम्डा का मान है, वो जो धातु होती है जिससे वो टारगेट होती है, जो लक्ष्य होती है, उससे टकराती है उस धातु से, तो उसके पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, कोई भी पदार्थ रहे। ठीक है, अगर धातु है उच्च गलनांक वाली तो उससे एक्स किरणें निकलेंगी, लेकिन जो तरंग दैर्ध्य है वो डिपेंड नहीं करती। लेकिन जो तीव्रता है, एक्स किरणें की तीव्रता है, वो उस धातु के परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा जो है, तरंग दैर्ध्य लैम्डा धातु की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती, धातु की उसके नेचर है उस पर डिपेंड नहीं करती, प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। लेकिन जो एक्स किरणें की जो तीव्रता है, इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा निकलेगा एक्स किरणें, वो जो है धातु की परमाणु क्रमांक, धातु की परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करती है, धातु की परमाणु क्रमांक मतलब जेड, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो एक पॉइंट ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरे हम लोग का ग्राफ हो गया। ग्राफ में पूरा पॉइंट बता दिए कौन कौन कैसे कैसे होता है। ठीक है, एक बार रिवाइज करा देते हैं। चलिए रिवाइज क्या कराना, आप एक बार देख लेना, पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये तो ग्राफ हो गया, ग्राफ में पूरा हम लोग पॉइंट बता दिए कि ग्राफ कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पे कम हो रहा है, कहाँ कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल वर्जन में भी देख लेते हैं क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसका फार्मूला आता है। ठीक है, तो इसको लिख लेना, पॉज कर लेना और इसको लिख लेना। ठीक है, एक बार बुक से भी ज़रूर पढ़ लेना इसको। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं इसकी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसको मैथमेटिकल वर्जन के रूप में देखते हैं क्या इसमें फार्मूला आता है। तो यदि जो त्वरक विभव है
या जो हम लोग फिलामेंट और एनोड के बीच में जो हम लोग वोल्ट दे रहे थे, विभवांतर दे रहे थे, ठीक है, उसका मान V वोल्ट हो, ठीक है, त्वरक विभव का जो मान है वो V वोल्ट हो। और यदि इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिल रही है, अब देखो त्वरक विभव का मान V वोल्ट है, उसका हम लोग मान देते जाते हैं। फिर जो इसमें जो कैथोड किरणें से जो इलेक्ट्रॉन होती है उनको एनर्जी मिलती है। तो यदि जो इलेक्ट्रॉन है उनकी गतिज ऊर्जा EV हो जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, देखो ध्यान से समझना, आराम से सब समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, EV जूल, जहाँ पे E क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आवेश है या फिर इलेक्ट्रॉन का वो आवेश है, तो E और V हो जाएगी, ठीक है। V वोल्ट का हम लोग एनर्जी दिए, अब इलेक्ट्रॉन के पास खुद की E होती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक आवेश होती है, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, E इंटू कैपिटल V या फिर E इंटू V जूल हो जाएगी, ठीक है। अब देखो ये ऊर्जा क्या होंगी भाई, यही इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा, यही इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है सामने एनोड से टकराएगी। अब एनोड में क्या रखा हुआ है, कोई धातु रखा हुआ है, ठीक है, धातु रखा हुआ है, तो उसे जाके वो टारगेट करेगी तो क्या होती है, ये जो गतिज ऊर्जा है इसका कुछ भाग, या तो समस्त पूरा गतिज ऊर्जा समझ लो, या तो उसका कुछ भाग उस धातु को वो दे देगी। अब उस धातु को देगी वो, तो जो उस धातु में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस ऊर्जा को ग्रहण कर लेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। अब जितना ऊर्जा वो अवशोषित किए हैं, तो ऊर्जा अवशोषित कर लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन जो धातु है उसके इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, उसको एनर्जी मिल जाएगी, धातु के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाएगी। अब धातु के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो उन लोग क्या करने लगेंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में, या एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करने लगते हैं। उनमें संगत क्या होने लगेगा, ट्रांजिशन होने लगेगा, संक्रमण होने लगेगा। तो जब संक्रमण होता है तो जितने ऊर्जा का वहाँ पे संक्रमण हो रहा है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो गतिज ऊर्जा है, जो EV गतिज ऊर्जा है, उतनी ही ऊर्जा वहाँ से उन लोग लेंगे, और उतने ही ऊर्जा का क्या होगा, एक्स किरणें मुक्त होगी, या फिर उतने ही ऊर्जा का क्या होगा, एक्स किरणें निकलेगी। जैसे समझाता हूँ इसको मैं थोड़ा डायग्राम में। मान लो जैसे अपना एक परमाणु हो गया, ठीक है, परमाणु में ऐसे बहुत सारे कक्ष रहते हैं, मतलब बहुत सारे ऑर्बिटल रहते हैं, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देख लेना जो भी परमाणु है उसका। तो मान लो जैसे यहाँ पे अब आ रही है कोई इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो जैसे कोई इलेक्ट्रॉन आ रही है, गतिज ऊर्जा हो रही है, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, यहाँ मान लो यहाँ पे किसी पे नहीं टकराती है, तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगी, आधे निकल जाएगी। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, जो गतिज ऊर्जा में जो हानि हो रही है, गतिज ऊर्जा में या तो पूरा गतिज ऊर्जा, या तो गतिज ऊर्जा का कुछ पार्ट क्या होगा, इस धातु है इसके इलेक्ट्रॉन द्वारा क्या कर लेंगे, उसको अवशोषित कर लेंगे। अब जितना अवशोषित किए हैं उतने ही ऊर्जा का क्या होगा, इनके जो धातु है उनके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉनिक लेवल होंगे उनमें ट्रांजिशन होगा, और उतनी ही ऊर्जा का क्या निकलता है, यहाँ से एक्स किरणें निकलती है, जिसको हम लोग फोटॉन के रूप में लिखते हैं। एक्स किरणें को कैसे लिखते हैं, फोटॉन के रूप में लिखा जाता है, मतलब यहाँ से हमको फोटॉन निकलती है। यदि फोटॉन की आवृत्ति, ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, यदि फोटॉन की आवृत्ति मैं न्यू ले लूँ, ठीक है, फोटॉन की आवृत्ति मैं क्या ले लूँ, न्यू ले लूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, चलो यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा EV हो जाएगी, ठीक है, हो जाएगी, ठीक है। तो यदि इस गतिज ऊर्जा का कुछ भाग, या तो समस्त गतिज ऊर्जा समझ लो, या तो इसका कुछ भाग इलेक्ट्रॉन को मिल जाएंगे धातु के, तो उनके धातु इलेक्ट्रॉनों में फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। अब ट्रांजिशन होगा तो क्या होगा, ये एक्स किरणें निकलेंगी, तो यदि एक्स किरणें का मतलब एक्स किरणें जो फोटॉन के रूप में निकलती है, तो यदि फोटॉन की आवृत्ति न्यू हो, यदि फोटॉन की आवृत्ति न्यू हो, तो बताओ यदि फोटॉन की आवृत्ति न्यू होगी तो उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो ऊर्जा जो एक्स किरणें निकल रही है फोटॉन के रूप में, उसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी, H
न्यू हो जाएगी। ठीक है, जो ये एच न्यू है ये किसके बराबर होगी, तो जो जितना गतिज ऊर्जा लिया रहेगा उसी के तो बराबर होगी, उसी का ही तो उतने एनर्जी लेवल का ही ट्रांजिशन होगा, उतने ही एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन होगा, तो उतने ही क्या एनर्जी का क्या निकलेगा, एक्स किरणें निकलेगी। अब जो एक्स किरणें निकल रही है वो फोटान के रूप में निकल रही है, तो जो फोटान की ऊर्जा क्या हो रही है, एच न्यू के बराबर हो रही है, जितना यहाँ पर से लिया रहेगा उतने ही एनर्जी का एच न्यू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ऊर्जा एच न्यू होगी, और यही एच न्यू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ई वी के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं मतलब ई इंटू वी के बराबर हो जाएगी। तो मैं बताओ यहाँ से मैं कैसे लिख सकता हूँ, जो एच न्यू है, एच न्यू मैक्स, इसको समझाते हैं थोड़ा, एच न्यू मैक्स बराबर एच सी अपान लैम्डा मिनिमम। ठीक है, यदि मान लो इस गतिज ऊर्जा का संपूर्ण ऊर्जा, ठीक है, कुछ भाग नहीं, यदि पूरा पूरा ले लेता है इस इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है, तब क्या होगी, उस जो धातु है उसके परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो सब पूरा गतिज ऊर्जा को ले लेगी, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, तब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वहाँ उसमें से फिर एक्स किरणें निकलेगी, तो जो एक्स किरणें फोटान के रूप में निकल रही है, तो फोटान की ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो जितना यहाँ से गतिज ऊर्जा लिया रहेगा ई इंटू वी, उतना ही ऊर्जा का क्या निकलेगा, फोटान निकलेगा। मतलब जो एच न्यू का मान है, अब फोटान की ऊर्जा एच न्यू है, तो जो एच न्यू का मान है यदि इसको हमको मैक्सिमम लिखना है तो एच न्यू मैक्स कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एच सी अपान लैम्डा मिनिमम। अब ये जो एच सी अपान लैम्डा मिनिमम है ये किसके बराबर है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है ई इंटू वी उसके बराबर हो जाएगी, तो ये ई इंटू वी, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, लैम्डा मिनिमम को मैं इधर निकालूँ और ई वी को मैं इधर नीचे ले आऊँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, एच सी अपान ई इंटू वी, और इधर आ जाएगा लैम्डा मिनिमम। ठीक है, तो इसको मैं लैम्डा मिनिमम को इधर लिख लेता हूँ। क्या फार्मूला आ गया, एच सी अपान ई इंटू वी। अब यदि मैं एच का मान, ठीक है, एच का मान आप लोग को मालूम होता है, एच जो है प्लांक नियतांक है, इसका मान क्या होता है, 6.6 गुणा 10 की घात ऋण 34 जूल। ठीक है, और जो सी है वो क्या है, प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, जिसका मान क्या होता है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर। ठीक है, ये होता है, और जो ई का मान होता है उसका मान क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है क्या होता है, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब इन तीनों का मान इस फार्मूला में मैं रख दूंगा, तो बताओ क्या निकल जाएगा, लैम्डा मिनिमम निकल जाएगा। लैम्डा मिनिमम क्या हो जाएगा, 6.6 गुणा 10 की घात ऋण 34, इसका रख दिए, ये हो जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8, यहाँ पे आ जाएगा मीटर। ठीक है, और उसके बाद नीचे में क्या है, 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, और ये हो जाएगा वोल्ट का V। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना मान आता है, 12.345 ऐसे कुछ आएगा, आप लोग करके देख लेना, गुणा 10 की घात ऋण 7 मीटर। ठीक है, इसको कैलकुलेटर करना आ जाएगा, और नीचे में फिर अपना जो V बचा है वो, या तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे दशमलव है तो मैं दशमलव को यहाँ से 3 दशमलव उधर खिसकाता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख दूँगा, 12,345, और नीचे में वोल्ट। अब ये इधर खिसकाऊंगा तो 10 की घात ऋण 3 और आ जाएगा, 10 की घात ऋण 7 पहले से था, तो क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 10 हो जाएगा, 10 की घात ऋण 10 होगा, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो जो लैम्डा मिनिमम का मान आया, या लैम्डा का जो मान आया वो क्या हुआ, 12,345 अपॉन फी के बराबर आया। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, फार्मूला। ये फार्मूला, इसी फार्मूला को ही क्या बोलते हैं, इस फार्मूला में देखो लैम्डा और वी में संबंध दर्शाया जा रहा है। यदि हम लोग वी का मान जैसे जैसे बढ़ाते हैं, लैम्डा का मान क्या होने लगता है, वैसा वैसा कम होने लगता है। मतलब लैम्डा मिनिमम और वी में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, लैम्डा इक्वल टू क्या हो रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। मतलब यदि हम v का मान बढ़ाते जाते हैं तो लैम्डा का मान क्या होने लगता है, कम होने लगता है। यहाँ पे तुम लोग देख भी सकते हो, लैम्डा का मान, v का मान जैसे हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो लैम्डा मिनिमम का मान क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, इसके लिए 0.6, इसके लिए 0.4, इसके लिए यहाँ पे जो भी आएगा 0.3 है तो 0.3, और इसके लिए 0.2। मतलब जैसे जैसे हम लोग v का मान बढ़ा रहे हैं लैम्डा मिनिमम का मान वैसे वैसे कम हो रहा है। तो ये जो रिलेशन आया है, या ये जो फार्मूला आया है, इसकी खोज सबसे पहले डुआने एंड हंट ने किया था। ठीक है, तो इसलिए इस लॉ को भी क्या बोलते हैं, डुआने एंड हंट लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया।
एक पॉइंट ये बोल सकते हो कि जैसे जो एक किरणें जब उत्पन्न हो रही है तो क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन को पूरा गतिज ऊर्जा मिल रही है। इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण यदि गतिज ऊर्जा मिलती है तो हमें न्यूनतम आवृत्ति या न्यूनतम लैम्डा का मान प्राप्त होता है, या न्यूनतम तरंग दैर्घ्य की हमको क्या होती है, एक्स किरणें प्राप्त होती है। मतलब जैसे जैसे हम लोग मतलब जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा की मान होगी, जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा की मान होगी, लैम्डा का मान क्या होते लगेगा, उतने ही कम मिलेगा। यदि कम लैम्डा का मान मिल रहा है तो हमको ज़्यादा एक्स किरणें प्राप्त हो रही है, ज़्यादा इंटेंसिटी या ज़्यादा गतिज ऊर्जा की हमको क्या हो रही है, एक्स किरणें प्राप्त हो रही है। लेकिन ये तो ठीक है, यहाँ पे हो रही है एक्स किरणें वाली घटना में, लेकिन जो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में 11वीं या 12वीं में, प्रकाश विद्युत प्रभाव, इसमें क्या होता है, प्रकाश जो है इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा में चेंज होता है, ठीक है। तो इस मतलब विद्युत ऊर्जा में चेंज होता है। विद्युत प्रभाव में क्या होता है, जो आपतित विकिरण होती है उसकी ऊर्जा, आपतित जो विकिरण होती है, प्रकाश होती है, उसकी जो ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वही वहाँ से फिर बाहर निकलती है। और लेकिन इसमें क्या हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, एक्स किरणें की ऊर्जा के रूप में। और यहाँ पे क्या हो रही है, प्रकाश की जो ऊर्जा है वो कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में। मतलब जस्ट ये अपोजिट है, ठीक है। तो इसलिए जो ये अविरत या सतत एक्सरे वर्णक्रम है या एक्सरे स्पेक्ट्रा है, कंटिन्यूअस एक्सरे स्पेक्ट्रम है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनवर्सली प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिख सकता हूँ, अविरत एक्सरे स्पेक्ट्रम को, अविरत एक्सरे स्पेक्ट्रम को व्युत्क्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव भी कहा जाता है, ठीक है। तो यदि एग्जाम में पूछ दिया कि व्युत्क्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, तो ये जो अविरत एक्सरे स्पेक्ट्रम है यही होता है, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा पूरा। सबसे पहले ग्राफ बना देंगे, ग्राफ में उसमें क्या क्या दिया है डिटेल में उसको पॉइंट वाइज में बता दिया। उसके बाद एक फार्मूला निकलता है यहाँ से, जो कि डुआने हंट लॉ को बोलते हैं इसको, ठीक है। ये वाला फार्मूला बहुत मोस्ट IMP फार्मूला है, इसको हम लोग जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहाँ पर भी इसका यूज़ होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो और एक बात और बोल दिया कि जो एक्सरे कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम होता है उसको हम लोग व्युत्क्रम प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लाक्षणिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। यदि पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं आ रहा होगा तो डिसलाइक कर देना, और कुछ सुझाव देना होगा तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ठीक है। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।